मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, सभी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, जो लोग न्याय पसंद लोग हैं, जो समता मैत्री भाईचारे में विश्वास रखते हैं, वो लोग आए, क्योंकि ये देश को बेचने की साजिश हो रही है, देश के संस्थान बेचे जा रहे हैं। आप लोग कल 16 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आए, इस लेटरल एंट्री के खिलाफ, इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, सरकारी संस्थानों को बेचने के खिलाफ। जय भीम साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार ने पिछले दिनों लेटरल एंट्री से 9 लोगों को डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी लगाया और उसमें किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के व्यक्ति को स्थान नहीं दिया। और अब फिर 30 पोस्ट फिर से लेटरल एंट्री से भरने जा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ डायरेक्टर्स भी लगाए और डायरेक्टर्स लगाने की भी प्लानिंग चल रही है। और इस लेटरल एंट्री में जो युवा कई साल तक मेहनत करता है और सोचता है कि मैं मेहनत करके सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके IAS बनूंगा, या जो IAS बन चुका है और वो उम्मीद करता है कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनूंगा, तो ये जो लेटरल एंट्री में भर्ती डायरेक्ट जो हो रही है, इसमें देश के सभी पढ़ने लिखने वाले और सभी मेहनती लोगों को का हक अधिकार मर रहा है। और इसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे लोगों का हक अधिकार मारने की एक साजिश है। और इस साजिश के खिलाफ हम लोग 16 तारीख को कल सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को ज्ञापन दे के मांग करेंगे कि वो लेटरल एंट्री को तुरंत बंद करे। और वो लोग एक बहाना लगाते हैं कि उनको टेक्नोक्रेट्स चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेक्नोक्रेट्स तो भारत सरकार में और स्टेट गवर्नमेंट्स में हर जगह ऑलरेडी हैं, अलग अलग PSUs के अंदर हैं और दूसरे अंडरटेकिंग जो हैं उनके अंदर हैं, भारत सरकार के अलग अलग विभागों में हैं, जहाँ पे टेक्नोक्रेट एक से एक ब्रिलियंट है और जिसकी 30-35 साल की एक्सपीरियंस है और वो शायद बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बेसिकली ये बहाना है। सच्चाई ये है कि जो इनके अपने मिलने जुलने वाले लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं, उन पूंजीपति लोगों के एजेंडे को जब सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जब उसको लागू करना चाहते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स अक्सर देखते हैं कि लॉ के हिसाब से मेंटेनेबल है, करना चाहिए, फाइल आगे बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, तो उनको ये बाधा नज़र आती है। इसलिए वो ऐसे जॉइंट सेक्रेटरी जो उनके अपने बंदे हों, उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के अपने बंदों को यहाँ अलग अलग मंत्रालयों में फिट करना चाहते हैं, ताकि उनके माध्यम से फाइल बनवा के वो अपने एजेंडे को सेट कर सकें। इरादा कुछ हो रहा है और इसका सीधा सीधा नुकसान देश का जो मेहनतकश समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उन पर और अल्पसंख्यक समाज है, जो गरीब समाज है, उनका सबका हक अधिकार मारा जा रहा है। तो इसके खिलाफ पूरे समाज के लोग एकजुट होकर आज हमने तय किया है कि कल हम लोग इस पर प्रदर्शन करेंगे और मजबूती से अपनी बात को रखेंगे और केंद्र सरकार को हम प्रेशराइज करेंगे कि वो इसको तुरंत विड्रॉ करे। और दूसरी बात, जो इन्होंने प्राइवेटाइज किया, जो भारत सरकार के उपक्रमों को बेच रहे हैं, ये भारत सरकार के उपक्रमों को बेचना बंद करें। भारत में पहले लोग देखते थे कि जब बजट आता था तो लोग ये देखते थे कि भाई इनकम टैक्स की क्या वो बनाई गई है लिमिट, या ये देखते थे क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25 लाख रुपया भारत सरकार के उपक्रमों को बेचकर कमाने का लक्ष्य इस केंद्र की सरकार ने रखा है, जो बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट है। ऐसी सरकार देश को कभी नहीं मिली। ये सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है। इसको देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, केवल अपने पूंजीपति मित्रों के काम को, उनके आइडिया को, उनके बिजनेस को प्रमोट करने की एक साजिश है। और मैं समझता हूँ देश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग इसके खिलाफ मजबूती से आंदोलन करेंगे। और साथ में हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग करते हैं, क्योंकि भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रमी ऑलरेडी बेच चुके हैं और जो बेचे गए वहाँ सब वो सारी वैकेंसी जो हमें मिला करती थी वो हमें मिलनी बंद हो गई हैं। तो एक तरीके से हमारे आगे बढ़ने के जो रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई मतलब शिक्षा के माध्यम से और रिजर्वेशन के माध्यम से जो हमें दिया था, वो लगभग इन्होंने छीन लिया है। इसलिए हमें मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और नॉन पॉलिटिकल, पूरी तरह सामाजिक तौर पर पूरा समाज एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। बेसिकली हम लोग लगातार इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करते रहे, आज से नहीं कई वर्षों से लगातार। अगर रोहित वेमुला के समय से देखें तो लगातार हम लोग इनके खिलाफ, क्योंकि ये इनका जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी बेचू है, ये बेचेंगे ही बेचेंगे।
तो अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का एक सवाल है, लेकिन 7 मार्च को अनिल जैन साहब हैं, भारत बंद का भी कॉल है संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से। हम ये मान के चलते हैं कि लैटरल एंट्री का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, प्राइवेटाइजेशन हो और तमाम ये जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे सीए एनआरसी हो, एक ही दर्शन के विभिन्न पहलू हैं। तो इसलिए लगातार हम लोग किसानों को भी समर्थन कर रहे हैं और जो ये पूरा निजीकरण हो रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, तो ये मुहिम अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोग इस मूड में हैं कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, उसके राष्ट्रीयकरण का मसला जो है, ये मुद्दा समाज और देश के सामने आए, क्योंकि वो पैसा जो है उनका निजी पैसा नहीं है, समाज का ही पैसा है। और समाज, मेहनतकश किसान, मजदूर, ये खून से कमाया हुआ पैसा है। और मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये तमाम सब चीज़ जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको बेच कर और वे पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को जो है पूरा फायदा पहुंचा रही है। और किसान बिल देख लीजिए, तमाम तरह के घटनाक्रम देख लीजिए, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बेसिकली ये संविधान विरोधी सरकार है। इसकी आस्था, इसकी मान्यता, इसका कमिटमेंट सरकार के प्रति नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में तमाम जो देश के जो सोचने समझने वाले मेहनतकश मजदूर और तमाम जो बोलने वाले, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, इस सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करें। और कल जंतर मंतर पे है, 7 तारीख का प्रोग्राम देखते हैं। हम लोगों ने अपील की है तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से कि आप अलग अलग करके मत देखिए। किसान भाई के साथ जो हो रहा है, कल SC/ST एक्ट में हुआ था, कल रोस्टर के सवाल पे हुआ था, CA NRC हो रहा है, तो इसको अलग अलग करके मत देखिए। एक ही फिलॉसफी का, एक ही दर्शन से आ रहा है और ये भाजपा की सरकार है। इसका दर्शन बंच ऑफ थॉट से आ रहा है, मनुस्मृति से आ रहा है। ये चंद पूंजीपति और चंद, पूरा सवर्ण नहीं, चंद सवर्णों की सरकार है, उसके हित में काम कर रही है। इसलिए डू और डाई का मसला है। अगर आज आप अपनी आवाज़ नहीं खोले, आज अगर प्रतिरोध नहीं किए, तो आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी कि जब सब कुछ बेचा जा रहा था, जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जब फंडामेंटल राइट्स खत्म किए जा रहे थे, जब आरक्षण खत्म किए जा रहे थे, ईवीएम का भी मसला है, ईवीएम का भी मसला है। तमाम ये सारे एक ही जो दर्शन है उसी का अंग है। ईवीएम का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार इसके खिलाफ हम लोग बोले हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आप वोट लेकर सरकार चलाने के लिए, सरकार किसके लिए? लोगों की सरकार, लोगों के लिए कि पूंजीपतियों के लिए? अब आकर खुलकर बोलिए, चाहे ईवीएम का मसला हो, निजीकरण का मसला हो। अगर आप नहीं बोलेंगे तो यहां अगर समाज नहीं बचेगा तो राजनीतिक दल भी नहीं बचेगा। यह विंडिक्टिव सरकार है। इसी सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए, बैंक के पैसे लेके भाग गए, विदेश में जाके खीरा चोरी के आरोप में जेल में लोग बंद है, हीरा चोरी करके सब विदेश में ऐश कर रहा है। तो इसलिए अब समाज को जगना पड़ेगा। और मैं एक लाइन कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि लोहिया कहते थे, और डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए। और आजकल नेता लोग सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, तो ट्वीट करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्वीट करने से लोकशाही नहीं बचेगी, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर बार बार, मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, उसमें बार बार वो एपिसोड्स आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आपको अपनी कुर्बानी देनी होगी, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। बगैर लड़े कोई भी जिंदा, अगर जीवंत समाज है तो लड़ेगा ही लड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो आपके हक हकूक और आप फिर जो है आज़ादी के पहले वाली जो स्थिति थी, फिर आपको मनुस्मृति और पेशवाई युग में ले जाने की तैयारी हो रही है। इसलिए तमाम साथियों से अपील है कि कल तो कम से कम आए ही जंतर मंतर पे, वहां हम लोग अपनी बात रखेंगे। और इसके अलावा जो 7 तारीख का कॉल है संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से, उसकी भी तैयारी की जाए। शुक्रिया साथियों, जय भीम। हम मिशन जय भीम द्वारा आयोजित 16 तारीख का जो प्रदर्शन है जंतर मंतर पर 10 बजे, मैं सभी लोगों से, जो भी मुझे सुन रहे हों और जो देख रहे हों, उनसे निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने संसाधनों से पहुंचने का प्रयत्न करिए। अभी जो घृणा का माहौल पूरे देश में पैदा किया जा रहा है, ये और भी बढ़ेगा। इसमें और भी लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मूक दर्शक आज की सत्ता में जो बैठे हुए, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारा देश न्यायपालिका के ऐसे मानसिकता का शिकार हो रहा है जहां कमेरे वर्ग के
लोगों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। कल ही एक पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने अपनी बहुत अच्छी तकरीर करते हुए उन्होंने कहा है कि न्याय अब कॉरपोरेट सेक्टर की धरोहर बन गया है और गरीबों को वो नहीं मिल पा रहा है और वहाँ न्याय की उम्मीद करने की कोई उम्मीद नहीं करता है और लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। मैं उन्हीं न्यायाधीश से पूछना चाहता हूँ कि न्याय का सत्यानाश तो आप ही करके गए हैं। जब आप पर महिला को प्रताड़ित करने का दोष लगा तो आप ही उसके चेयरमैन बन के आप ही ने तो सत्यानाश किया न्याय व्यवस्था का। तो हम इस देश की न्याय व्यवस्था को पुनः सशक्त बनाने के लिए न्याय आयोग बनाने की मांग रखते हैं और यही न्यायपालिका है जो ईवीएम को परमिशन नहीं रोक नहीं रही है, उसके वहाँ जाने पर हर तकरीर को वो निगलेक्ट करती है। ये वही न्यायपालिका है जो जज जोया का मर्डर होने पर उसके कोई जांच नहीं करवाती है। शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, कमेरा वर्ग, किसान, इन सब लोगों को डर लगता है कि हम इन न्यायाधीशों के पास जाएंगे। ये वही न्यायाधीश हैं जिस व्यवस्था के तहत आज कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों को आईएएस ब्यूरोक्रेट बनाया जा रहा है। ये भी वही जज हैं, इनका कोई एग्जाम नहीं होता। ये सिफारिश से आए हुए वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनते हैं और उसके बाद ये अपनी वही मानसिकता, चाहे वो आरएसएस की मानसिकता समझ लीजिए, चाहे हिंदुत्व की मानसिकता समझ लीजिए, उससे इस देश को बर्बाद करने की जगह ले जाके पहुँचे हैं। आज अगर हमारा देश बर्बाद है, संविधान अगर असुरक्षित है, तो कार्यपालिका विधायिका से कम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है वो हमारी न्यायपालिका है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो न्यायपालिका के संविधान के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होने पर उसे रोकता। लेकिन दुर्भाग्य, इस देश में जहाँ विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, वहाँ की न्यायपालिका विश्व की सबसे बदनाम और बर्बाद न्यायपालिका है। इसको तत्काल दुरुस्त किया जाना चाहिए। दूसरे, किसान भाइयों के साथ में जो कुछ हो रहा है उससे हम पूरा देश दुखित है, गरीब, मजदूर, किसान सभी, इसलिए क्योंकि ये कमेरा वर्ग है। इस देश को बनाने में इस कमेरे वर्ग ने अपना खून पसीना बहाया है और कभी भी इस देश की विश्वसनीयता पर अपने आप को खरा उतारा है। इसके बाद आज जो आरक्षण का 10% जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड वो जनरल क्लास को दिया जाता था, आप उसमें उठा के देख लीजिए, उसमें भी छलावा है। छलावा किस बात का है? या तो उसमें ब्राह्मण आता है जो सबसे ज़्यादा जातिवाद फैला करके कंडेम करता है एक दूसरे को, या फिर उसके बाद बनिया आता है। जो क्षत्रिय वर्ग है वो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी तरह ही पिछड़ा हुआ है, तो वो उस स्थिति में लड़ाई में नहीं आ रहा है। लेकिन एक ग्रुप बना दिया गया है जाति के नाम पर समाज को बांटने के लिए कि ठाकुर, बामन, बनिया तीनों अपने इकट्ठे हो जाओ और गरीबों के ऊपर शोषण करो। ये गलत भावना है। आज गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अगर वो गांव में रहते हैं, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा उनके लिए भी वही हो जाएगी दूषित। और जो लोग रिजर्वेशन को ये मान के चलते हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए है, ये गलत बात है। आज की तारीख में रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है वो जनरल क्लास के लोगों को मिल रहा है। इन लोगों को तो सबको दबा दिया गया है। और उस जनरल क्लास में, ये बात मैं बड़े ही ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि घृणा का माहौल पैदा करके ब्राह्मण और बनिया के सिवा और किसी को भी ये आरक्षण का फायदा ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए एक तो जातिगत हमारी जनगणना होनी चाहिए। ये इस समय होने वाला समय है कि इसमें जातिगत जनगणना हो, जिससे मालूम पड़े कि ओबीसी के कितने लोग हैं। और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा दबाव हमें देना चाहिए कि शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा का जो तरीका है, गरीब को बिल्कुल उससे दूर कर दिया गया है। और यही जो चाल है यही फैलाता है। सदियों से अगर हम गुलाम रहे, हम इस ब्राह्मणवादी मानसिकता से नहीं, हम ब्राह्मण के कारण गुलाम रहे हैं। और आज भी ब्राह्मण कहीं भी आप चले जाइए, वो अपनी जातिवादी मानसिकता से अलग नहीं है। और उसकी जातिवादी मानसिकता के अलग न होने से समाज में घृणा फैलती है, हमारा देश कमजोर पड़ता है। और आज जब हम देखते हैं कि किसी भी गरीब के ऊपर शोषण हो रहा है तो फटाक से जाकर के वो एक आवाज़ दे देता है, ये कौन जात का आदमी, किस जाति के व्यक्ति को पीट रहे हो, किस धर्म के व्यक्ति को पीट रहे हो। ये जो फैलाने वाली शक्ति है, इसके मुंह को कुचलना भी पड़ेगा, इसको दबाना भी पड़ेगा। अगर वो स्वयं स्वीकार कर लेता है और इसमें सुधार करता है तो ठीक, वरना आने वाले समय में हम कमेरे वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, जिसमें किसान है, मजदूर है, इन सबको एकजुट होकर के, जाति को छोड़ करके
व्यक्ति के विचार के ऊपर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, ये आवाज़ हमारी है, दबाई जा सकती है, लेकिन अगर जनता इसके लिए जागरूक नहीं हुई, हमें राकेश टिकैत के उस आंसुओं को ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से बिलख के एक मजदूर का बेटा, किसान का बेटा बिलख के जब अपने आंसुओं को निकालता है, हम सदियों से प्रताड़ित इस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के गरीब लोग पिसते चले आ रहे हैं। कब तक? हमारे आंसू तो सूख चुके हैं और इन आंसुओं को पुनः अगर शक्ति आपने देना है तो आइए, अपने साधन से, तन से, मन से, धन से इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हुई और किसानों के अधिकारों के साथ में, किसान के अधिकार सिर्फ किसान के नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए मजदूर के हैं, गांव में बैठे हर उस व्यक्ति से हैं जो खेती के ऊपर निर्भर है। धन्यवाद साथियों, मैं पुनः आपका आह्वान करता हूं आप लोगों से कि आप कल के इस प्रदर्शन को, 16 तारीख के 10 बजे के प्रदर्शन को जंतर मंतर पर और भी ज़्यादा सशक्त तौर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आइए, आपसे निवेदन है। जय भीम।